बाजार बोलता है इसमें एफआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईज ने कल करीब 500 करोड़ के करीब की सेलिंग की। हालांकि कल उनका जो टोटल सेलिंग थी वो ओवरऑल जैसे एफ एंड ओ में भी उन्होंने सेलिंग की तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज उनकी साइड से रहा। लेकिन हाँ, रेड साइड था तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना पड़ता है। डीआईज ने भी कल 238 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। हालांकि इन दोनों इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमने देखा था कि परसों का सेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो कल तो थोड़ा बहुत सेल कर दिया। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह से चल रहा है। अमेरिकन मार्केट्स कल किस तरह से बंद हुए, तो ठीक ठाक बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 138 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली। आज एशियन मार्केट्स में देखें तो शंघाई, हैंगसेंग, निकाई तीनों में ग्रीन मार्क बना हुआ है। खासतौर से हैंगसेंग करीब 1.5% बढ़ा हुआ है। कोस्पी नेगेटिव बायस के साथ फ्लैट टू नेगेटिव ही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में जेंसा टेक करीब 10% ऊपर है। फाइजर, बासफ यहाँ पर करीब 6.5 से 9.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। आरबी आफ्टर रिजल्ट्स, डीएलएफ आफ्टर ऑन कॉल एंड रिजल्ट्स, तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के काउंटर कौन से हैं जो कि लूजिंग साइड पर हैं। तो कैश कॉर्प करीब 11% नीचे, प्रोटीन करीब 7.5%। कल भी इस काउंटर पर गिरावट देखने के लिए मिलती, हमने खबर भी बताई थी। साथ ही कोचिन शिपयार्ड आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। एचईजी यहाँ पर आफ्टर रिजल्ट्स 6% गिरावट, राइट्स में करीब 5.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनको आज हमें जिन पर डिटेल में थोड़ी सी बात करनी है। उसमें सबसे ज़्यादा देखें तो कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी सी उठापटक इसलिए देखने के लिए मिल रही थी क्योंकि रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था उनका मूडीज़ की तरफ से, जिसकी वजह से वहाँ पर बॉन्ड यील्ड में उछाल देखने के लिए मिला। 30 साल के बॉन्ड की यील्ड 5% के पार पहुंची और 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड करीब 4.5% के पार पहुंच गई है। हालांकि यूबीएस की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि मूडीज़ के डाउनग्रेड के बावजूद वहां पर शेयर खरीदते रहने चाहिए। और कल हमने देखा कि वॉलमार्ट के शेयर में वहां पर 17% गिरावट देखने के लिए मिली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल हैंडल पर इस तरह की बातें कही हैं कि वॉलमार्ट को बढ़ते टैरिफ की वजह से जो प्रेशर है वो अपने ऊपर झेलना चाहिए, ना कि कस्टमर्स को पास ऑन करना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वॉलमार्ट जैसी कंपनी पर प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मयूरेश सर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस समय प्ले कर रहे हैं, कभी वो अपनी ही कंपनी को बोल रहे हैं कि वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी को कि टैरिफ की मार आप झेलें, कभी वो चाइना से बोलते हैं कि आप टैरिफ की मार आपकी कंपनियां झेलें, अपने मार्जिन्स कम करें। ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेड डील, क्योंकि उन पर भी अब प्रेशर आ चुका है कि ट्रेड डील जल्द से जल्द करें। और अगर ये प्रेशर है तो इस प्रेशर का फ़ायदा कुछ इंडियन कंपनीज को या इंडियन सेक्टर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें दो पहलू है। एक आई थिंक जो एक स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रही है अक्रॉस काफी ज्योग्राफीज, काफी देशों के साथ, ये अल्टीमेटली कैसे प्ले आउट होगा ये हमको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे, काफी देशों ने, कनाडा हुआ, ईयू हुआ, चाइना हुआ, ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। और ऑब्वियसली आई थिंक एक आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इट इज नॉट गुड फॉर नॉट ओनली दी यूएस इकोनॉमी एज फार एज देयर जीडीपी इज कंसर्न, बट अन्य देशों की जीडीपी में भी एक हिट आ सकता है। इसलिए जो ग्लोबल जीडीपी और डिमांड है, यहाँ पे एक डैम्पिंग इफेक्ट आ सकता है। ऑब्वियसली ये जो बोल रहे हैं, कल उन्होंने एप्पल को भी कहा था कि आप यूएस से प्रोडक्शन स्टार्ट करिए। एंड इफ दैट प्रॉब्ली हैपेंस, आई थिंक एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे मार्जिन हिट आएगी। कल वॉलमार्ट को उन्होंने कहा, तो आई थिंक समवेयर, आई थिंक ही इज हिमसेल्फ नॉट श्योर। हमने पास पे भी देखा है, आई थिंक जब वो ट्वीट्स करते हैं, फिर एक पुल बैक आता है, फिर एक वापस वो रीट्वीट रीट्वीट करते हैं। पॉलिसी में ट्वीट्स के जरिए जो कंस्ट्रक्टिव व्यू होना चाहिए वो उनका डिफर होते जाता है। और इसलिए आई थिंक बाजार किस हद तक इसको सीरियसली लेगा। ऑब्वियसली एक नीजक रिएक्शन आप देखते हैं सारे स्टॉक्स में जब ये होता है, द यूएस कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ। बट इसलिए मैं कह रहा था, आई थिंक द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है कि अगले 40 से 45 दिनों में फाइनल आउटकम क्या आता है। फाइनल आउटकम अगर ठीक ठाक रहे इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स व्हिच आर मैनेजेबल अक्रॉस ज्योग्राफीज, मुझे लगता है बाजार उसको इग्नोर करके आगे निकल जाएगा। दैट मार्जिनल जीडीपी हिट बोथ यूएस और अदर इकोनॉमीज पे शायद मार्केट इग्नोर करके आगे निकल जाए। और इसलिए हम बेस केस सिनेरियो ये बिल्डअप कर रहे हैं कि आई थिंक एक रीजनेबल टैरिफ सिनेरियो प्ले आउट होगा। और अगर ये प्ले आउट होता है एज अ बेस केस सिनेरियो,
तो इंडिया को जो बेनिफिट होगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, ये काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इंडिया को बेनिफिट तो होना है, लेकिन कितना बड़ा होना है अब ये एक बार डिटेल आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रेड डील्स हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ और सर, अमेरिका और चीन के में फिर एक बार ठन गई है, क्योंकि अमेरिका ने चीन की जो कंपनी है हुवाई, उसकी चिप यूसेज पर लोगों को चेताया, अपनी कंपनियों को चेताया कि आप इनसे चिप ना लें। और इस वजह से चीन ने भी इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि एक तरफ आप ट्रेड की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप हमारी ही कंपनी को बैन करने की बात कर रहे हैं। सर, ये चिप मार्केट काफ़ी समय से एक रसाकशी का शिकार बन रहा है। कभी जो बाइडन भी इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उन्होंने भी चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन करने की कोशिश की, ताइवान से भी इस चक्कर में बहुत सारी टेंशन्स बाजी हुई। अभी क्या लग रहा है सर, ये जो इंडियन चिप कंपनीज़ हैं, इनके लिए मौके हैं जो ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं ख़ासतौर से सेमीकंडक्टर चिप को लेकर, या ये एक ग्लोबल मार्केट में बड़े प्लेयर्स ही सारा मार्केट शेयर उठाकर ले जाएंगे? हालांकि हमारी ज़्यादा कंपनीज़ नहीं हैं इस सेगमेंट में, मॉसचिप, एएसएम टेक, इस केवल जब भी चिप मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी लगती है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं शेयर। तो कोई चिप से जुड़ी कंपनियां या कोई सेगमेंट आपको ठीक लग रहा है? नहीं, विवेक जी, आप ये देखिए कि जो चिप मार्केट है ये काफी फ्रैगमेंटेड है। जो आईपी रिलेटेड होती है, जिसे हम फैबलेस चिप्स कहते हैं, काफी कम कंपनीज है इंडिया में जो आईपी ओन करती है, कंपेयर टू चाइनीज कंपनीज या ताइवानीज कंपनीज, जहाँ पे एक मेजोरिटी ऑफ आईपी प्रोसेस ओनरशिप है। देर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज इंडिया में जो फैब्रिकेटर्स है, यानी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में घुसना चाहती है। बट मैन्युफैक्चरिंग एक कमोडिटाइज बिजनेस होता है जहाँ पे मार्जिन बहुत कम होती है, एंड इट डज नॉट रियली मेक एनी बिजनेस सेंस, क्योंकि कोई भी ये धंधे में आ सकता है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप अ प्लांट टू प्रॉब्ली एंश्योर दैट वंस द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस आर फॉलोड, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक पहलू आप लगा सकते हो। जो ताइवानीज कंपनीज हैं, जो एक मिक्सचर होती है बोथ आईपी ड्रिवन एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग, जो टीएसएमसी है, जो सबसे बड़ी कंपनीज है ताइवान में, बहुत बड़े बड़े लाइंस हैं उनके, बहुत बहुत बड़े बड़े फाउंड्रीज हैं, जहाँ पे बल्क में चिप्स बन सकती हैं, एंड बिकॉज ये बल्क में बनती हैं और एक क्वालिटी के साथ बनती है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है पर चिप इज रिलेटिवली लोअर। इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन चिप कंपनीज इन एन इवॉल्विंग वर्ल्ड, कि कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे आईपी प्रोग्रेस है, जहाँ पे फैबलेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रही है, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट जो 90-95% मार्केट है, ये फैब्रिकेटर्स है, यानी ये चिप बनाने के प्रोसेस में आपको सिर्फ योगदान देती है, कि चिप बना के देती है आपको, यहाँ पे मार्जिन कम होती है। इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक इंडिया लैग्स बिहाइंड दैट। गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं टू प्रॉब्ली इंश्योर कि चिप प्रोडक्शन बढ़े, आईपी रिलेटेड चिप प्रोडक्शन बढ़े, तो उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। तो मुझे लगता है आज भी जो डोमिनेंस है ये स्पेस में, ये ग्लोबली है। इंडियन कंपनीज विल टेक टाइम, और इसके लिए हमें थोड़ा टाइम और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा टू प्रॉब्ली इंश्योरिंग ये जो प्रोग्रेस है चिप रिलेटेड, ये जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि चिप की यूसेज ना सिर्फ डिफेंस में लगती है, बेसिक अप्लायंसेस में भी लगती है। आपके फोन्स हो, टीवीज हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, स्मार्ट अप्लायंसेस हो, और इसलिए आई थिंक हमारे पास वो प्रोग्रेस होना, आईपी होना बहुत जरूरी है, जो आएगी, थोड़ा समय लग सकता है, पर अब तक आई थिंक मुझे लगता है चिप्स आर मोर ग्लोबली डोमिनेंट। ठीक है। सब ब्रेग्जिट के बाद यूरोप और ब्रिटेन के बीच में भी कुछ समझौते हो रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कल वहाँ पर थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट डिस्टर्ब हुआ था, वहाँ पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी, थोड़ा मार्केट भी प्रेशर में आ गए। कैसे, अगर आपने इस न्यूज़ को देखा हो, ब्रेग्जिट के बाद लगा था कि कुछ यूरोप और ब्रिटेन के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पर, और अब उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा उन दोनों ही ज्योग्राफीज़ को, और साथ ही हमारी जो कुछ कंपनीज़ हैं जो इन दोनों रीजन में कुछ ट्रेड करती हैं, लाइक टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, मैस्टेक हो गया, मदरसन हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, कुछ इम्पैक्ट आ सकता है इन कंपनीज पर? इट ऑल डिपेंड्स कि फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है ये समझौतों में, कौन से सेक्टर्स कैसे प्रभाव होते हैं, और कैसे फ्री फ्री ट्रेड फ्लो होता है बिटवीन दीज टू इकोनॉमीज। ऑब्वियसली ब्रिटेन हैज कम आउट ऑफ द ईयू यूनियन कंप्लीटली, और इसलिए आई थिंक अगर आप साइज देखें इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटा, आई थिंक स्पेसिफिकली बिटवीन यूके एंड इंडिया, आई थिंक मुझे हमेशा लगता था कि आई थिंक टेक्सटाइल सेक्टर एज अ स्पेस शुड स्टार्ट बेनिफिटिंग, क्योंकि जो चाइना प्लस वन है, या जहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स है ये स्पेस में, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ,
एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने पास दो वजह से होता है। एक आई थिंक कॉटन प्रोडक्शन है, ये ठीक ठाक है इंडिया में। जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोसेसेस है, ये काफी इंटीग्रेटेड है काफी कुछ कंपनीज के लिए। एंड चाइना प्लस वन रियली प्लेज आउट इन टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, जो अग्रीमेंट्स हम साइन कर रहे हैं यूके के साथ, जो हमने की है एज एन एग्जाम्पल। ऑस्ट्रेलिया के साथ बातें चल रही है, यूए के साथ चल रही है, यूएसए के साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस सेक्टर इज समथिंग दैट कैन बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ द नॉन सर्विसेज सेक्टर। ऑब्वियसली ऑटो स्पेस में जो टाटा मोटर्स हैं, मुझे लगता है आई थिंक एक एक जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड आउटलुक और कंपटीशन, ये कैसे प्ले आउट होता है ये देखना बहुत लाजमी है। ऑब्वियसली जो दो न्यूज आई थी, एक जो कमर्शियल व्हीकल का डीमर्जर और एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ द एंटायर बैलेंस शीट ग्रोथ विल प्ले आउट एज फार एज जेएलआर इज कंसर्न्ड। यहाँ पे देखना जरूरी है कि जो चाइना मॉडल्स डेवलप कर रही है थ्रू बीवाईडी, इसका एक असर कैसे होता है विद टैरिफ्स, जो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में कैसा होता है, जो R&D स्पेंड्स इन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स पे किए हैं जेएलआर स्पेसिफिकली, आई थिंक वहां पे जो इम्पेयरमेंट्स है, इसको कितनी जल्दी रिकवर कर सकती है विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिमांड कमिंग बैक, ये देखना बहुत लाजमी होगा। तो विद ट्रेड एग्रीमेंट्स मुझे लगता है आई थिंक टेक्सटाइल एज अ स्पेस को वॉच आउट करें। टाटा मोटर्स की मूव अच्छी खासी आ चुकी है फ्रॉम लोअर लेवल्स, देयर हैज बीन अ डिसेंट मूव, बट आई थिंक ये सारे पहलू अभी देखने पड़ेंगे अगले कुछ महीनों में, to probably ensure that numbers start coming through और एक री-रेटिंग वापस आ जाए। ठीक है। अगला सर, इजराइल हमास युद्ध, इसमें भी इजराइल लगातार एग्रेसिव हो रहा है और कह रहा है कि पूरी तरह से हमास को कब्जे में ले लेगा, और उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ये धमकी दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जहां पर हमें लगता है कि ख़त्म होने की तरफ है, एक बार फिर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है दोनों में से जो युद्ध में है और ऐसा कुछ बयान दे देते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क ख़त्म ही नहीं हो रहा। रशिया यूक्रेन है वो ख़त्म नहीं हो रहा जिसकी उम्मीद थी, इजराइल हमास है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। सर, जब इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ था तो ग्लोबल फ्रंट पे हमने शिपिंग रेट काफ़ी बढ़ते हुए देखे थे। अब ये युद्ध दोबारा से एस्केलेशन की साइड पर जा रहा है। तो क्या लगता है कि शिपिंग रेड सी और ये सारी जो क्राइसिस हैं ये दोबारा तो इमर्ज नहीं हो जाएंगे, और शिपिंग रेट्स का क्या होगा, जो कि हमने देखा कि उस समय तो काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे 100%, और पिछले एक साल में देखें तो शिपिंग रेट्स 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारी शिपिंग कंपनीज़ के जो इस बार के नतीजे थे वो इतने अच्छे नहीं देखने के लिए मिले हैं। कैसे देख रहे हैं सर शिपिंग सेक्टर को? ये तो हमेशा रिस्क बना रहेगा, है ना। यू आर ऑब्वियसली राइट कि कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एट प्ले, एक एक बड़ा इम्पैक्ट आया था बोथ वॉल्यूम्स पे और कंटेनर रेट्स पे, क्योंकि लॉन्गर राउट्स लेने पड़ रहे थे। काफी कंटेनर्स को केप ऑफ गुड हॉर्न जो साउथ अफ्रीकन पोर्ट है वहां से गुजरना पड़ रहा था। बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस वाज बिकॉज ऑफ द हाउथीज इन यमन। और यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है बोथ यूएस से इसराइल से, द हाउथीज आर ऑब्वियसली थ्रेटनिंग इसराइल कि हम आपके एयरपोर्ट्स पे मिसाइल भेजेंगे। इसराइल, यूएसए एंड यूके हैव प्रोबेबली थ्रेटन। इनफैक्ट यूके ने कहा कि अगर आपने किया तो हम और भी आपकी जो साइट्स हैं जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है उसको शायद हम टारगेट करें। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंसिडेंसेस अब कम हो चुके हैं, बट इसको एक कंप्लीट समाधान लाना और ये सारे अनिश्चितताओं के बीच में जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब स्टेबिलिटी लौट के आएगी, ये क्वेश्चन और बनता है। तो ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि कंप्लीट स्टेबिलिटी कब आएगी, आएगी भी कि नहीं। वेदर देयर विल बी स्टिल दैट डाउट कि यू हैव टू टेक दोज लॉन्गर राउट्स, जैसे मैं कह रहा था, जो कॉस्ट बढ़ाते हैं शिपिंग कंपनीज के लिए, और उतनी प्रोपोर्शन में आई थिंक फ्रेट्स नहीं बढ़ते हैं, शिपिंग टाइम्स बढ़ते हैं। तो रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, रहेगा। मुझे लगता है जहां जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, थोड़ा आई थिंक एक स्ट्रेस में गुजर सकते हैं ये सारे काउंटर्स। एट द सेम टाइम आई थिंक जियो पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी इन रिस्क एट दिस जंक्चर, क्योंकि कहीं भी आपने समाधान नहीं देखा है। अब जो इसराइल हमास की बात कर रहे थे, आई थिंक इफ दैट गोज इनटू अ फुल ऑफेंसिव, क्या उभर के आ सकता है इज एनीबॉडीज गेस एट दिस जंक्चर। बट जियो पॉलिटिक्स इज वन रिस्क दैट वी हैव टू कंटेंड विद, और मार्केट्स आर थिंक कंटेंडिंग विद दैट। अगले 2 साल, पिछले 2 सालों में आपने देखा भी होगा कि इवन व्हेन बोथ दीस कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन, मार्केट्स ने एक इनिशियल रिएक्शन दिया, बट देन द मार्केट्स कंटिन्यूड। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अनलेस दिस गोज आउट इनटू फुल एस्केलेशन इनटू द रीजन, कोई डरने की बात नहीं है। बट यस, आई थिंक जो कंटेनर रेट्स हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एट प्ले, थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है विच माइट इम्पैक्ट। ठीक है सर, कुछ एक रिजल्ट्स की बात करूंगा मैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए।
इनकम करीब 7% बढ़कर आई, प्रॉफिट 18% बढ़ा, एबिटा में 23% की ग्रोथ देखने के लिए मिली, मार्जिन्स भी बढ़े हैं, 26.7% से बढ़कर 30.8% हुए। सर कैसे देख रहे हैं डिफेंस कंपनीज़ को, क्योंकि हमने देखा कि कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए, कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे भी देखने के लिए मिले, मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स हमें अभी तक देखने के लिए मिले हैं डिफेंस में। लेकिन एक चीज़ जो कि निश्चित दिखी वो थी तेज़ी। वो तेज़ी इस तरह की थी कि पहले तो भारत पाक टेंशन से पहले ज़्यादातर शेयर जितना गिरे थे अपने लोएस्ट लेवल से करीब करीब 10 से 20%, 30% तक भी रिकवर हो गए थे। लेकिन जैसे ही भारत पाक टेंशन सामने आई तो ये सारे शेयर करीब और 30% चल गए हैं। अभी 50 से 60% ये रिकवर हो चुके हैं अपने लोएस्ट लेवल से। बहुत सारे शेयर्स तो नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है सर, आपका आउटलुक क्या है, और बीएल अगर इन पर्टिकुलर आप कवरेज में देखते हो तो? अच्छे नंबर आए थे बीएल के। और अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक जो आप कह रहे हैं, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी आप कहते हैं कि अगले वर्ष कितने वर्षों तक ये ऑर्डर्स, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को ये फुलफिल कर सकते हैं, तो अगले 4 या 5 वर्षों की रेवेन्यू विजिबिलिटी आ जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अच्छे ऑर्डर्स ठीक ठाक मार्जिन के साथ आ रहे हैं, और इसलिए जैसे ठीक ठाक एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग लेवरेज विद बेटर मार्जिन ऑर्डर्स के हासिल करने पे ये बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज आई थिंक जो एक टेलविंड है पूरे सेक्टर के लिए, जो एडिशनल पैकेज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो 2,70,000 करोड़ का एक स्पेंडिंग है बजट पे, दैट शुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इन द कमिंग फ्यू बजट्स इज वेल। और इसलिए आई थिंक ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने देखा है, जो इंडिजिनियस वेपन मैन्युफैक्चरर्स थे, क्या खूबी से हमने आई थिंक डिलीवर किया है वॉर फ्रंट पे। और इसीलिए मुझे लगता है आई थिंक जो इंडिजिनियस कंपनीज हैं हमारी डिफेंस की, यहाँ पे ऑर्डर बुक इंक्रीजेस तो होंगे ही होंगे। दूसरा आई थिंक अच्छे मार्जिन के साथ ये ऑर्डर आएंगे, बिकॉज दे विल बी एग्जीक्यूटिंग दीज ऑर्डर्स इन गिवन टाइमलाइंस। जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये कंट्रोल में रहेगा, और इसके वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लोस और रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े हो सकते हैं। नाउ विद दिस ऑब्जेक्टिव, आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव हुआ था जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती है, क्योंकि पूरे देश या पूरे जग ने देखा है कि जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग हुई है अक्रॉस वेरियस फ्रंट्स, हो मिसाइल्स हो, एंटी ड्रोन्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, अपने एयरक्राफ्ट्स हो, कहीं ना कहीं आई थिंक द इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स एट द कॉस्ट एट व्हिच दे हैव बीन डेवलप्ड, यहाँ पे जबरदस्त एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यूरोप इज लुकिंग आउट फॉर बिग पैकेजेस आउटसाइड द यूएस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एज वेल एज मेनी अदर कंट्रीज एज वेल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक्सपोर्ट्स एज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मार्जिन और भी बेहतर रह सकते हैं, ये शायद पेश हो ये सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है जिनके पास डिफेंस स्टॉक्स है बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। सिंस यू आस्क्ड अबाउट बीएल, जिसके पास बीएल है डेफिनेट होल्ड करके रखे। Obviously, I think stocks अच्छे खासे चलेंगे। In the last 2 days, you're probably seeing some element of profit booking happening in this. ठीक है। अगला सर, हमने देखा कि पावर ग्रिड के नतीजे बिल्कुल फ्लैटिश ही देखने के लिए मिले, और जिस तरह की हमने उम्मीद की थी कि पावर ग्रिड के नतीजे थोड़े से फ्लैटिश साइड पर ही देखने के लिए मिलेंगे, तो इनकम में देखें तो करीब 2.5% का जंप देखने के लिए मिला, और प्रॉफिट में करीब 0.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। एबिटा 1% बढ़ा, मार्जिन्स में भी मार्जिनल डिक्लाइन था करीब 70 बेसिस पॉइंट का, 84% के एबिटा मार्जिन से गिरकर 83.3%। सर कैसे देख रहे हैं पावर ग्रिड जैसी कंपनी है, तो थोड़ा सा ये फ्लैट क्वार्टर रहा, इसके बाद जो अगले जो 3 महीने होते हैं जब तक कि दूसरा रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कैसे ट्रेड करेगा, किस रेंज में चलेगा, किस तरह से इसको सोचना चाहिए इन्वेस्टर्स को? नहीं, रेंज बाउंड रहेगा, बट जैसे बीएल के केस में आई थिंक जिनके पास पावर ग्रिड है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा प्रभाव अपने मार्जिन्स में देखा है, बट दो चीज आप समझे कि आई थिंक जो पावर डिमांड है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगले कुछ वर्षों के लिए। जो रिन्यूएबल्स एज अ स्पेस है, यहाँ पे 500 गीगावाट तक लेके जाने की उम्मीद सरकार लगाई है, बट आई थिंक इट शुड बी अ मिक्स ऑफ ग्रोथ। जो थर्मल अभी भी है, जो थर्मल एडिशंस थोड़े कम रहेंगे कंपेयर टू व्हाट द रिन्यूएबल्स विल बी, व्हिच विल शो एन एक्सपोनेंशियल जंप। बट जो एक मिक्स है इन टर्म्स ऑफ पावर कैपेसिटी एडिशंस, ये बरकरार रहने वाले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ऑब्वियसली आई थिंक जो पावर ग्रिड का कैपिटलाइजेशन है, जो केपेक्स है, जो कैपिटलाइजेशन केपेक्स रेशियो होता है, ये काफी स्ट्रांग रहने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस है ट्रांसमिशन लाइंस को लेके, दे शुड एक्चुअली डबल इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ये मैक्रो पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और इसलिए पावर ग्रिड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा as far as the entire ecosystem is concerned. Obviously margins जो ये मेंटेन करते हैं, जो डिविडेंड यील्ड है इनकी लगभग 3.5-3.5% के ऊपर, ये एडिशनल किकर्स हैं,
फॉर द कंपनी एज होल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक पावर एज अ स्पेस लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्टिवली। आई थिंक जिनके पास पावर ग्रिड जैसा स्टॉक है तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है सर, कल डीएलएफ के भी नतीजे आए थे और डीएलएफ के काउंटर पे आज हमने देखा कि करीब 4.25% का मूव है। हालांकि ये अपने लोअर्स लेवल्स से तो ठीक ठाक रिकवर होना शुरू ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन आज मूव भी है और ये फरवरी के बाद उन लेवल्स को अचीव कर रहा है जहां पर ये आज चल रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद लोगों को इस तरह के रेट्स के दर्शन हुए। कैसे देख रहे हैं सर रियल इस्टेट एंड इन पर्टिकुलर डीएलएफ? ये ठीक ठाक लग रहा है। और मुझे लगता है आई थिंक जो डीएलएफ का एक बिजनेस मॉडल है, रेसिडेंशियल, एन्युटी, कमर्शियल, आई थिंक दैट्स अ गुड मॉडल टू प्रॉब्ली हैव इन अ मार्केट लाइक दिस। क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक रियल इस्टेट साइकिल है, हम 5वें वर्ष में आ चुके हैं। एक 6 वर्ष का साइकिल रहता है, तो एक फैग एंड ऑफ द साइकिल पे है। पिछले कई तिमाहियों में हमने देखा है, स्पेसिफिकली लास्ट 2 क्वार्टर्स, कि नए लॉन्चेस जो हुए हैं वो काफी कम हुए हैं। इससे जो प्री सेल्स वेलोसिटी है ये थोड़ी थमती हुई दिख रही है। बट जो डीएलएफ मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, जो नए मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बिजनेस मॉडल है उनका, और जो एक मिक्स है रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एन्युटी का मिलके, आई थिंक इट्स अ गुड मिक्स टू प्रॉब्ली हैव, जो इंश्योर करता है कि एक हेज हो जाती है पोजीशन एज फार एज द ओवरऑल मार्केट इज कंसर्न। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक एक अगर हम कॉन्टेक्स्ट रखें इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स, expectations in terms of overall cash flow improvement, क्योंकि काफी कंपनीज इंक्लूडिंग डीएलएफ ने एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो किया है, जिसकी वजह से लेवरेज कंपोनेंट बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं, which give comfort to both the management in terms of managing their interest costs और इन्वेस्टर्स को भी। तो मुझे लगता है आई थिंक डीएलएफ बढ़िया लग रहा है। तो रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हम हमारे मेथोडोलॉजी में देखते हैं, जो कैंसलिंग मेथोडोलॉजी मार्केट्स पर इंडिया में फॉलो करते हैं, उसे अच्छी तरह से ये फुलफिल करता है। और इसलिए आई थिंक ये स्टॉक में मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू विवेक जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं तो बस आपकी चाय का इंतज़ार करता हूँ कि आप बुलाएंगे और मैं मस्त होकर आपके साथ चाय पीऊँगा और शोज़ करेंगे। बिल्कुल सर, चाय बिल्कुल आपके लिए मस्त चाय बनेगी। मयूरेश सर, बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस समय आपने जो इस पूरे गिरावट में 22,000 से 25,000 में क्या खरीदा था और 25,000 पे क्या प्रॉफिट बुक करा, किस पर्टिकुलर सेक्टर पे बुक करा और अभी क्या एडवाइस किया, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर पर आपने वेटेज बढ़वाया? दो सेक्टर्स स्पेसिफिकली, आई थिंक जो अल्को बेवरेजेस सेक्टर है, यहाँ पे हमें लगता है आई थिंक थोड़ी पॉजिटिवनेस बरकरार रह सकती है। और दूसरा एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस सेलेक्टिवली। दोनों स्पेसेस का लॉजिक बहुत एक तरस भाषा में आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट अल्को बेवरेजेस, आई थिंक जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है ठीक ठाक रहनी चाहिए। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टेट प्राइस हाइक्स हैं ये सिलेक्टिवली होने लगे हैं। जो इनपुट कॉस्ट है ये नहीं हुआ, या ग्लास प्राइसेस हुए या मोलासेस की कीमतें हुई है, यहाँ पे आई थिंक एक स्टेबिलिटी दिखने मिल गई है। और इसलिए आई थिंक जो प्रीमियमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, प्राइस लेड वॉल्यूम ग्रोथ, आई थिंक ये शायद रिफ्लेक्ट हो। तो रैडिको जैसा स्टॉक हमने ऐड किया है विद इन द अल्को बेवरेज स्पेस। एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस इज समथिंग दैट वी रिमेन बुलिश ऑन। हमें लगता है आई थिंक विद अ गुड राबी सीजन कमिंग, जो इनको बढ़ सकता है। जो एक्सपेक्टेशन है कि देयर विल बी ला नीना कंडीशंस ब्रूइंग, व्हिच मींस जो मॉनसून का आउटलुक है जो आईएमडी ने भी दिया है, जो ठीक ठाक रहने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि विद बेटर मॉनसून एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, जो वॉल्यूम ऑफटेक हो सकता है फॉर एग्रोकेमिकल्स और जो नीश एग्रोकेमिकल प्लेयर्स हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है। एट द सेम टाइम जो इनपुट कॉस्ट्स हैं ये ठीक ठाक है, वो फॉस्फरिक एसिड हो, अमोनिया हो, and to a certain extent a lot of companies have done backward integration। और इसलिए आई थिंक with a better खरीफ सीजन with better monsoons, और जो वो forthcoming rabi सीजन है वो भी ठीक ठाक रह सकता है। इसलिए आई थिंक एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस can do well। In our opinion, I think Sumitomo Chemical is something that has been a recent additions। तो मैं लगता है आई थिंक अल्को बेवरेजेस एंड selectively agrochemicals as a space ये ठीक ठाक है। ठीक है, तो दो सेक्टर जहां पर कि सर ने वेटेज बढ़ाया, अपने पोर्टफोलियोज़ में, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज़ में पोजीशन बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच सर, मयूरेश सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, एंड इसी तरह से हमें टाइम देते रहिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विवेक, एनी टाइम दैट यू आस्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हमारे साथ रवि सर जुड़ चुके हैं। रवि सर अब जुड़े हैं तो थोड़ा सा दर्शकों को भी जोड़ने का समय मिल गया है और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि
जल्दी से अपने सवाल भेज दें। और रवि जी काफ़ी हमारे साथ छुट्टियां भी ले लेते हैं बीच बीच में तो पिछले ट्यूसडे नहीं थे, तो पहले तो मैं इनसे खैर प्रॉमिस करा ही लूँगा कि ये छुट्टियां ना लें, ट्यूसडे को तो कम से कम नहीं। रवि जी बताएं कुछ। नहीं देखिए, छुट्टियां लेते नहीं हैं, जब छुट्टियां लेते भी हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं जहां पर दर्शक होते हैं। और अभी लास्ट वीकेंड जैसा कि मैं देहरादून में था और बड़ा प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दर्शकों से पहले से माफ़ी मांग लेता हूं। उसका रीज़न ये रहा विवेक भाई कि मैंने ना 15 मिनट के लिए अपना स्टेटस डाल दिया कि आई एम एट देहरादून। अच्छा। और उस 15 मिनट में मुझे 150 से ज़्यादा जो है वो मैसेजेस मिले जिन्होंने मुझे पूछा कि आपकी लोकेशन कहाँ है। और मैंने सिर्फ 25 लोगों को ही कोऑर्डिनेट कर पाया क्योंकि सेमिनार में ऑलरेडी जो सेमिनार था उसमें सीट फुल हो गई थी, लोग आ चुके थे। फिर 25 लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया, खुद भी हाथ पैर जोड़ना पड़ा उनको कि आप प्लीज़ लीजिए। लेकिन दर्शकों का प्यार है। और मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि वहाँ पर जब मैं जो दर्शक मिलने आए और उन्होंने कहा, सबसे पहले पूछा सर मनी 9, तो ये जो प्यार मिलता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप नाम लेते हैं ऐसे कि आपने सर मनी 9 पे आपने ये बोला था, मनी 9 पे आपने ये बोला था, तो ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मनी 9 को भी अब सेमिनार करने चाहिए क्योंकि आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और विवेक जी और सुमित जी, संदीप जी, आप लोग आते हैं और आप लोगों को दर्शक ना आप सामने से देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं सामने से तो इनको चैट पे लिखिए कि कभी तो स्टूडियो से बाहर निकलिए या स्टूडियो आप हमें बुलाइए, तंग करिए, खूब परेशान करिए, तो फिर आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। सर अगली बार मैं आपके साथ चलूंगा तो जो दर्शक आपको परेशान कर रहे हैं तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। मतलब जो परेशान नहीं, इनफैक्ट मतलब जो आपसे मिलना चाहते हैं या हमसे मिलना चाहते हैं तो दोनों से मिल लेंगे ना। देखिए होता क्या है, मैं मतलब ये दिल से मैं फील करता हूँ। और आपने तो दशकों बिताए हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में, तो आपने फील किया होगा ना, जैसे हम स्क्रीन के सामने, अब हम टीवी पे आ रहे हैं या फिर हम आपको यूट्यूब पे दिख रहे हैं या फिर आपकी मोबाइल पे दिख रहे हैं, तो सामने वाला बंदा ना जब ये 2, 4, 5 दिन देखता है और आपको फॉलो करता है ना, तो उसको ये लगता है कि ये मुझे पहचानते हैं, मैं पहचानता हूँ, ये भी मुझे पहचानते हैं। और वो एक सेंटिमेंट जुड़ जाता है। तो इसलिए सिर्फ ये कि ऐसा लगता है ये एक ग्लास की परत है जिसके उधर आप बैठे हैं और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। तो जब कोई इन्वेस्टर मिलने आता है तो वो इतने हक से मिलता है। जैसे मैं गया तो बहुत प्यार मिलता है, हाथ मिलाया किसी से तो वो पकड़ के गले मिले और ऐसा लगता है कि जैसा लगता है कि उनकी वो फीलिंग जो है वो महसूस होती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ विवेक भाई कभी बाहर निकलिए और मेरे हिसाब से सेमिनार में जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ बस अपनी जगह है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग अगर लड़कियों में हुई तो प्रॉब्लम जरूर होगी।